हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आपके लिए जीव विज्ञान की एक नई वीडियो लेकर आया हूं। हमारा जो फेस्ट सेकंड चल रहा है अभी पुष्प पौधों में लैंगिक जनन, और उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है कृत्रिम परागण। सबसे पहले हमने आपको इससे पहले जो वीडियो भेजी थी उसमें आपको परागण के बारे में बताया था कि परागण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, वो सब चीजें हमने आपको बताई थी। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है कृत्रिम परागण, यानी कि जो आर्टिफिशियल पोलिनेशन होता है वो क्या होता है। देखिए कृत्रिम परागण क्या होता है। इसमें कृत्रिम परागण में मनुष्य अपने लाभ के लिए और उत्तम क्वालिटी के पौधों को प्राप्त करने के लिए परागण क्रिया कराता है अपनी इच्छा के अनुसार, तो उसे बोलते हैं कृत्रिम परागण। यानी कि ये प्रक्रिया होती है मनुष्य के द्वारा संपन्न की जाती है। जो कृत्रिम परागण है, इस कृत्रिम परागण में जो हमारा इच्छित पौधा है, यानी कि जिस पौधे से हम परागण कराना चाहते हैं उस पौधे के पराग कणों को किसी दूसरे पौधे के जो वर्तिकाग्र होता है उस पर पहुंचाया जाता है। तो ये क्रिया मनुष्य के द्वारा की जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं कृत्रिम परागण। तो इसकी दो विधियां हमारी, सबसे पहली जो विधि है वो है विंपुसन, दूसरी विधि हमारी थैलीकरण। विंपुसन विधि में हम क्या करते हैं, विंपुसन विधि में हम क्या करते हैं कि पौधे पर ही लगे हुए जो हमारे पुष्प होता है उसके पुष्प के जो परागकण होते हैं उन परागकणों को कलिका अवस्था में हम क्या करते हैं, उसे काट देते हैं, ताकि इससे करने से, ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से जो हमारे जो परागण है, यानी कि जो हमारी इस प्रकार के करने से हमें क्या होगा, उनमें जो स्वपरागण की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद नंबर 2 है हमारा थैलीकरण। थैलीकरण से क्या होगा, थैलीकरण में की प्रक्रिया में क्या होगा, जो हमारे बंध्याकृत पुष्प हैं और अबंध्याकृत पुष्प है उन्हें काटकर हम क्या करेंगे, एक छिद्रित पॉलीथीन की थैली में बंद कर देंगे, यानी कि उन्हें बांध देते हैं। पॉलीथीन की थैली लेंगे, उसमें छोटे छोटे छिद्र करेंगे और उनमें बांध देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारे जो अनैच्छिक हमारे जो परागकण है वो कहाँ, उसके जो वर्तिकाग्र उस पर नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद जिस समय जायांग हमारा परिपक्व होगा, जायांग यानी जो पुष्प का मार्जनन भाग है, जब वो परिपक्व होगा तो इस थैली को खोलेंगे और किसी पौधे के जो हमारी इच्छा के अनुसार जो पौधा है हमारा, उस पौधे की क्या करेंगे हम, जो परागकण है, उस पौधे के जो परागकण है उन परागकणों को इस जो थैली के अंदर जो पौधा है उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से जो थैलीकरण की प्रक्रिया है वो हमारी संपन्न हो जाएगी। इसके बाद जिससे हमारा जायांग परिपक्व होगा, वो परिपक्व होने पर तो इसमें क्या होगा, जिससे हमारा जायांग परिपक्व हो गया, परिपक्व होने के बाद इसके जब हमारे जो ये जायांग है ये फल में बदल जाएगा और फल से हम क्या करेंगे, बीजों को एकत्र करेंगे और उन बीजों का फिर हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इस जो हमारे इस प्रकार की हमारी थैलीकरण की प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी। तो ये हमारा हुआ कृत्रिम परागण। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो पिछले 2 साल से नहीं आया, हो सकता है इस बार आ जाए, पूरी संभावना बोर्ड के एग्जाम में आने के लिए। दोहरा निषेचन के डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, देखिए सिंपल निषेचन होता है। सिंपल निषेचन क्या होता है, जब एक नर युग्मक एक मादा युग्मक के साथ मिलता है, संयुग्मन करता है, उसे बोलते हैं सत्य निषेचन, या सिंगल जो हमारा संयुग्मन है उसे बोलते हैं। उसके बाद जो दोहरा निषेचन होता है, इसमें क्या होगा, जो पराग नलिका है, हमारी पोलन ट्यूब बनी हुई है, ये पराग नलिका है, ये पराग नलिका भ्रूण कोश में, ये हमारा भ्रूण कोश बना हुआ है। भ्रूण कोश में क्या है, ये हमारे ऊपर प्रतिमुख कोशिका है जिन्हें हमने एंटीपोडल्स बोला है, बीच में 2 ध्रुवीय केंद्र है जिन्हें हमने पोलर न्यूक्लियाई लिखा है, और नीचे 3 हमारे जो ये कोशिकाएं बनी हुई हैं, जो बीच की है ये थोड़ी आकार में बड़ी होती है, इसे बोलते हैं एग सेल, और जो साइड की जो हमारी जो कोशिकाएं हैं इन्हें बोलते हैं सिनर्जिड्स, यानी कि सहायक कोशिकाएं। अगर हम तीनों को एक साथ इनका नाम दें तो इन दोनों को, एग सेल को भी और जो दोनों सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड्स है इन्हें भी, तो इन्हें कंबाइंड रूप से एग एपरेटस बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी पराग नलिका है, ये हमारी पराग नलिका है, ये हमारे भ्रूण कोश में जाकर क्या होगी, भ्रूण कोश में जाने के बाद ये समाप्त हो जाएगी, फट जाएगी, और फटने के साथ इसमें से 2 नर युग्मक स्वतंत्र होंगे। तो जो पहला 2 नर युग्मक होगा हमारे पोलर न्यूक्लियाई बनेंगे। तो जो पहला नर युग्मक है, ये हमारा पहला नर युग्मक है, इस पहले नर युग्मक जब एक नर युग्मक एक मादा युग्मक के साथ यानी कि अंड कोशिका के साथ मिलेगा तो इसे बोलते हैं संयुग्मन यानी कि सत्य निषेचन। और इसके बाद इसमें क्या होगा, जाइगोट बनेगा, ये हमारा यहाँ जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, जो जाइगोट होता है ये द्विगुणित होता है, यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n होती है, इसलिए से क्या बोलते हैं द्विगुणित। उसके बाद जो हमारा दूसरा नर युग्मक स्वतंत्र हुआ था, वो दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्र के साथ मिलकर, ये दोनों हमारे पोलर न्यूक्लियस ध्रुवीय केंद्र है, इन दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाएंगे, और इन दोनों के जुड़ने से फिर हमारा जो दूसरा नर युग्मक है वो इनके साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो जो हमारा दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीयक केंद्र के साथ जुड़कर एक त्रिगुणित केंद्रक बना लेता है, इसे बोलते हैं हम 3n। जो हमारा तृतीयक केंद्रक है उसे क्या बोलते हैं, 3n। और ये इस प्रकार के जो हमारा जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है उसका निर्माण हो जाता है। उसके बाद इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में जब हमारा दोनों केंद्रक, जो हमारे दोनों ध्रुवीय केंद्रक हैं वो एक ही नर युग्मक के साथ मिलते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं हम क्या, त्रिसमेकन, यानी कि ये क्रिया त्रिगुणित होती है, और इसे क्या बोलते हैं, त्रिसमेकन। कहने का मतलब है इसमें जो नर युग्मक है, इसमें जो निषेचन की प्रक्रिया है 2 बार होती है, इसलिए से क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन। और दोहरे निषेचन की प्रक्रिया में जो हमारा
एक तो सबसे पहले इसमें जो सत्य हमारा ये संयुग्म है, संयुग्म का मतलब दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना, वो भी कंपलसरी है। और तीसरा त्रिसमेकन, यानी कि जो हमारा जो दोहरा निषेचन है, कहने का मतलब यह है कि जो दूसरा नियुग्मक है वो जो द्वितीयक केंद्र के साथ मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारा त्रिसमेकन। तो इसमें जो हमारा दोहरा निषेचन है इसमें संयुग्मन और त्रिसमेकन दोनों कंपलसरी है, तभी जाके हमारा जो दोहरा निषेचन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। और इसके बाद जो हमारा त्रिसमेकन हुआ उसके बाद ही जो हमारा भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र है उसका निर्माण शुरू हो जाता है। और इसके बाद हमारा जो अगला जो हमारा हेडिंग है वो है भ्रूणपोष का विकास। यहाँ भ्रूणपोष हमारा प्रारंभ हो गया, त्रिसमेकन हुआ तो भ्रूणपोष प्रारंभ हो गया। तो यहाँ भ्रूणपोष का विकास किस प्रकार से होगा, जब दोहरा निषेचन होता है तो दोहरे निषेचन के बाद जब उसमें दोहरे निषेचन में जब त्रिसमेकन की प्रक्रिया होती है तो त्रिसमेकन की प्रक्रिया के पश्चात जो हमारा भ्रूणपोष है उस भ्रूणपोष का विकास प्रारंभ हो जाता है। और इस प्रकार से जो भ्रूणपोष है वो हमारा क्या है, भोजन संग्रह करने वाला ऊतक होता है। भोजन संग्रह करने वाला ऊतक मतलब उसके अंदर भोजन संग्रह होता है। जिस समय बीज का अंकुरण होगा या भ्रूणपोष का विकास होगा तो उस समय उस ऊतक से क्या होगा, वो अपना पोषण करते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं कि जो भ्रूणपोष का विकास है वो इस प्रकार से होता है। उसके बाद भ्रूणपोष के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं भ्रूणपोष, सबसे पहला है नंबर 1 इसमें केंद्रीय भ्रूणपोष। केंद्रीय भ्रूणपोष में क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमारा एक ही ऊपर एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है। ये हमारी जो संरचना हमने बना रखी है हमारा एम्ब्रियो सैक है यानी कि भ्रूणपोष है। उसके बाद ये हमारे ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, त्रिगुणित केंद्र की है जो भ्रूणपोष केंद्र है वो हमारा ये है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले जो हमारा केंद्रक है इसमें विभाजन की प्रक्रिया शुरू होगी। और जो हमारा केंद्र के जो भ्रूणपोष केंद्रक है इस केंद्र भ्रूणपोष केंद्रक में जब स्वतंत्र केंद्र के विभाजन होगा तो इस प्रकार इसमें एक से बहुत सारे जो हमारे केंद्रक हैं वो बढ़ने प्रारंभ हो जाएंगे। और धीरे धीरे जो ये केंद्रक है ये परिधि की तरफ, परिधि मतलब ऊपर की साइड जाने शुरू हो जाएंगे और बीच में इनके क्या होगा, एक रिक्तिका बन जाएगी, एक वैक्यूल बन जाएगी। हमने रिक्तिका दिखा रखी है आपको, ये वैक्यूल बन जाएगी। और लास्ट में आने के जो वैक्यूल है ये भी समाप्त हो जाती है। उसके बाद जब ये हमारी रिक्तिका समाप्त हो जाती है तो अंत में क्या होगा, जो हमारा भित्ति का निर्माण है वो परिधि से केंद्र की तरफ होता है, यानी कि परिधि से स्टार्ट होगा और केंद्र की तरफ होगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारी भित्ति है ये कोशिकीय हो जाती है। इस प्रकार का इसके जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे केंद्र के भ्रूणपोष की भूकेंद्र के भ्रूणपोष किसे पाया जाता है, चावल है, मक्का है, गेहूं है, सूरजमुखी है, वो क्या है इसके सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके बाद नंबर 2 है हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष। जो हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष होता है इसमें जिस समय भ्रूणपोष केंद्रक होता है उसके प्रथम विभाजन के साथ ही जब केंद्र के हमारा जो केंद्र जो भ्रूणपोष केंद्रक है उसके प्रथम विभाजन के साथ ही जो कोशिका द्रव्य है उस कोशिका द्रव्य में भी विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इस प्रकार से शुरुआत ही है कोशिकीय हो जाता है। उसके बाद तीसरा है हमारा वो हिलोबियल। इसके बाद हमारा जो तीसरा है वो है हिलोबियल। हिलोबियल भ्रूणपोष। तो सबसे पहले हमने इसमें आपको बताया था नंबर 1 जो हमारा भ्रूणपोष का प्रकार है वो केंद्रीय भ्रूणपोष है। नंबर 2 हमने क्या बताया इसमें आपको वो है कोशिकीय भ्रूणपोष। जो हमारा तीसरा है हिलोबियल भ्रूणपोष, जो हमारा केंद्रीय भ्रूणपोष है और कोशिकीय भ्रूणपोष है, इन दोनों के बीच की अवस्था क्या है हमारी हिलोबियल भ्रूणपोष, यानी इन दोनों के बीच की अवस्था कहलाती है हमारी हिलोबियल भ्रूणपोष। हिलोबियल भ्रूणपोष में क्या होता है, लगभग जितने हमारे लगभग 19% जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जो हमारे आवृतबीजी पौधे हैं, उनमें इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। और उन आवृतबीजी पौधों में भी विशेष रूप से जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें इस प्रकार का जो भ्रूणपोष वो पाया जाता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष में क्या होगा, जो हमारा भ्रूणपोष केंद्रक है उस भ्रूणपोष केंद्र के प्रथम विभाजन के साथ ही इसमें क्या आता है, कोशिका भित्ति बन जाती है। यानी कि जो हमारा भ्रूणपोष केंद्रक होता है उसमें जो प्रथम विभाजन होता है तो प्रथम विभाजन होने के साथ ही कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार जो हमारे 2 भाग बनते हैं, एक भाग ऊपर का एक नीचे का भाग, जो हमारा माइक्रोपाइलर चेंबर है और हमारा एक कैल्शियम चेंबर है। तो कहने का मतलब है इन दोनों भागों में जो केंद्र होते हैं उन दोनों भागों में जो केंद्र होते हैं उनमें विभाजन शुरू हो जाता है। इस प्रकार जो हमारा कोशिका द्रव्य है उस कोशिका द्रव्य में धीरे धीरे विभाजन होता रहता है और जो पूरा का पूरा जो भाग है ये पूरा का पूरा भाग क्या हो जाता है, कोशिकीय हो जाता है। इस प्रकार के इसके जो एग्जाम्पल है वो हमारा एरीमूरस है और एस्फोडेलस है। इस प्रकार के हमारे इसके एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको सबसे पहले इसमें क्या बताया था, आपको मैं बताया था कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण क्या होता है, जब मनुष्य के द्वारा अपने लाभ के लिए और उत्तम क्वालिटी के या उत्तम नस्लों के पौधों को प्राप्त करने के लिए जो परागण कराया जाता है
यानी कि एक पौधे के परागकण को दूसरे पौधे के पराग जो परावर्ती काग्र होते हैं उन पर पहुंचाया जाता है, उसे कृत्रिम परागण बोलते हैं। इसकी दो विधियां बताई मैंने आपको, सबसे पहले विधि बताई विंकुसन। विंकुसन में क्या करता है कि पौधे पर लगे हुए ही जो हमारे द्विलिंगी पुष्प होते हैं उसके उसे कलिका अवस्था में उसके जो पुंकेसर होते हैं उन्हें काट देते हैं। इससे क्या होगा, उसमें स्वपरागण की जो संभावना है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। दूसरी विधि हमने उसमें बताई थी आपको थैलीगन। थैलीगन में क्या करते हैं, जो हमारे बंध्याकृत पुष्प होते हैं और अबंध्याकृत पुष्प होते हैं उन्हें एक छिद्रित थैली में बांध देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारे जो अनैच्छिक जो हमारे परागकण है वो हमारे कहा होंगे वर्ती काल पर नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद जिस समय जायांग परिपक्व होता है तो जायांग के परिपक्व होने पर किसी इच्छित पौधे के पुष्प के जो हमारे परिपक्व परागकण है उन्हें इसके वर्ती काल पर छिड़का जाता है। और इस समय इसमें क्या होगा, तो फिर जो हमारा जायांग है कुछ दिनों के बाद वो जायांग जो है उससे फल बन जाएगा, और फल बनने से क्या होगा, उसके अंदर जो बीज बनेंगे उन बीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करने के साथ फिर उनका अध्ययन करते हैं। तो ये हुआ हमारा किस्सा थैलीकरण के बारे में। उसके बाद में आपको जो दूसरा हेडिंग जो मोस्ट इंपोर्टेंट बताया दोहरा निषेचन या निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो इस जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन है इसकी जो खोज की थी सबसे पहले वो की थी किसने, नवाशी नाम के वैज्ञानिक थे, 1898 में इसके बारे में बताया था। और ये आर्किडीजी होते हैं उनकी विशेषता होती है। तो जो दोहरा निषेचन उसमें क्या होगा, जो हमारी भ्रूणपोष नलिका है वो भ्रूणपोष नलिका जो हमारी भ्रूणकोश नलिका है वो क्या होगी, वो भ्रूणकोश में जाकर फट जाएगी, और उससे क्या होगा, दो नर युग्मक जो है स्वतंत्र हो जाएंगे। एक नर युग्मक एक मादा युग्मक के साथ मिलकर क्या करेगा, निषेचन की क्रिया करेगा, तो उसे बोलते हैं स्वच्छ निषेचन या संयुग्मन। और उसके बाद जो हमारा दूसरा जो नर युग्मक है, जब हमारे एक नर युग्मक एक मादा युग्मक के साथ मिलेगा तो जायगोट बनेगा, और जायगोट से जो है फिर उससे भ्रूण बनेगा। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा नर युग्मक है वो जो दूसरा नर युग्मक हमने आपको बताया था वो क्या होगा, द्वितीयक केंद्र के साथ मिलकर एक त्रिगुणित केंद्र बना लेता है, और उससे क्या होता है उसे बोलते हैं इस प्रक्रिया को त्रिसमीकरण। तो इसमें जो निषेचन है वो दो बार होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे दोहरा निषेचन बोलते हैं। जो दोहरा निषेचन होता है इस दोहरे निषेचन में संयुग्मन और त्रिसमीकरण दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, पराग नलिका है वो भ्रूणकोश में जाकर फट जाती है, मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया था। उसके बाद है भ्रूणकोश का विकास। जो हमारा त्रिगुणित अवस्था है, या हम ये कह सकते हैं त्रिसमीकरण अवस्था है, उसमें जो प्राथमिक भ्रूणकोश होता है उससे ही भ्रूण का विकास होता है, भ्रूणकोश का विकास होता है। भ्रूणकोश क्या है, हमारा एक भोज्य पदार्थ को संग्रह करने वाला होता है, इसके अंदर भोज्य पदार्थ जो है संग्रह रहते हैं, और जिस समय बीज का अंकुरण होता है या भ्रूण का विकास होता है तो उस समय भोजन यहाँ से प्राप्त करते रहते हैं। उसके बाद इसके प्रकार है, कितने प्रकार के हमने बताया, 3 प्रकार के। सबसे पहला केंद्र के भ्रूणकोश बताया हमें, इसके जो एग्जाम्पल है गेहूं, चावल, मक्का, सूरजमुखी, क्या इसके एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, जो हमारा भ्रूणकोश केंद्रक होता है उसमें क्या होगा, स्वतंत्र केंद्र के विभाजन होगा, और इसमें जो विभाजन होगा, विभाजन होने के साथ साथ जो इसमें जो केंद्रक है में जो विभाजन होगा तो ये केंद्र धीरे धीरे परिधि की ओर जाने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे परिधि की ओर जाने शुरू हो जाएंगे तो बीच में इसमें एक रिक्तिका बन जाती है, और बाद में रिक्तिका भी समाप्त हो जाती है। इसमें क्या होगा, जो इसमें जो रिक्तिका समाप्त होने के बाद इसमें जो भित्ति है, भित्ति बनेगी, दीवार बनेगी, भित्ति बनने की जो प्रक्रिया है वो परिधि की ओर से केंद्र की ओर होती है। इस प्रकार इसे कहते हैं केंद्रीय भ्रूणकोश, यानी कि भित्ति जो है प्रक्रिया, भित्ति बनने की जो प्रक्रिया है वो परिधि की ओर से शुरू होकर केंद्र की तरफ होती है। उसके बाद दूसरा हमने बताया आपको कोशिकीय भ्रूणकोश, इसका एग्जाम्पल हमने बताया आपको उदाहरण जो दूसरा। इसमें क्या होगा, कोशिकीय भ्रूणकोश है जिसमें जो हमारा भ्रूणकोश केंद्रक है उसके प्रथम विभाजन के साथ ही इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है उसका विभाजन भी शुरू हो जाता है, और धीरे शुरुआत से ही ये भाग जो हमारा सारा कैसा हो जाता है, कोशिकीय हो जाता है। तो ये तीसरा बताया आपको हिलोबियल भ्रूणकोश, जो हमारा केंद्रीय भ्रूणकोश है और जो हमारा कोशिकीय भ्रूणकोश है, इन दोनों के बीच की अवस्था हमारी हिलोबियल भ्रूणकोश। लगभग 19% जो हमारे आवृतबीज पौधे होते हैं उनमें इस प्रकार का जो भ्रूणकोश पाया जाता है, और उनमें भी जो विशेष रूप से जो एक द्विपदरी पौधे हैं उनमें इस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जा रहा है। इसमें क्या होगा, जो हमारा भ्रूणकोश केंद्रक है, भ्रूणकोश केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति बन जाती है, और कोशिका भित्ति बनने के बाद इसमें जो दोनों भागों में जो केंद्रक होते हैं उनमें लगातार विभाजन होते रहते हैं, और उनमें जब लगातार विभाजन होते रहने के साथ साथ इसमें कोशिका द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य भी विभाजन की प्रक्रिया करता है, और इस प्रकार ये जो पूरा भाग है वो सारा का सारा कैसा हो जाता है, कोशिकीय हो जाता है। इसके जो मैं एग्जांपल बताया आपको वो एरिमुलस है और एस्पोडेलस है। तो इस प्रकार हमने आज भ्रूणकोश का विकास कितने प्रकार का होता है इसके बारे में, दोहरा निषेचन और एक कृत्रिम परागण, 4 आपको टॉपिक पढ़ाए हमने आज आपको। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आए होंगे। इसके बाद जो शेष भाग है इसका आगे का वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।